हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पढ़े थे, वहीं से स्टार्ट करें या शुरू से स्टार्ट करें? हाँ सॉरी। हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल से फिर से थोड़ा सा बेसिक जो पढ़े थे उस दिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ लोग नए हैं। आप लोग थी क्लास में उस दिन? नहीं थे, पहला क्लास है। थे आप? तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पहले दिन पढ़े थे बेसिक एकदम, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस दिन हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, सेल क्या होता है, ठीक है। सेल को हिंदी में, अच्छा आप लोग कितने लोग हो हिंदी मीडियम वाले प्योर? आप भी हिंदी, सब हिंदी मीडियम वाले हो? उस दिन तो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी थे? एक है बस। ओके, तो पूरा हिंदी में पढ़ाने का है क्या? देखो हिंदी मीडियम पढ़ो या इंग्लिश मीडियम पढ़ो, आगे चल के इंग्लिश काम आएगा। अभी मान लो इसका नीट क्रैक करोगे, फिर जाओगे MBBS करने, तो इंग्लिश में ही तुमको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो अभी से थोड़ा बेसिक बना के चलो। ऐसा नहीं है कि अब जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको हिंदी में हम बताएंगे, बट मैक्सिमम ट्राई करो कि हम इंग्लिश में पढ़ें चीज़ें, क्योंकि आगे चल के तुम्हें दिक्कत होगी। तो अभी से धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि हमको दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जहाँ दिक्कत होगी पूछना, मैं देख के बता दूँगा। हिंदी मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, मैं भी इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ शुरू से, मगर हाँ हिंदी थोड़ा बहुत आता है, तो पढ़ाऊँगा हिंदी में, टर्म्स इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सेल पढ़ रहे थे, तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल शुरू से। तो सेल मतलब कोशिका, सबने पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। तो क्या होता है कोशिका? तो सबसे पहले कोशिका का अगर हम लोग को डेफिनेशन कोई पूछे कि कोशिका का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसका जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है? कोशिका होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो टर्म्स देखो, एक टर्म है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। पहले स्ट्रक्चरल को देखते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब कि कोई भी अगर जीवित एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, तो उसका अगर हम देखेंगे कि वो किससे बना हुआ है, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी जिससे वो बना होगा वो क्या होगा? कोशिका होगा, सेल होगा। तो वही किससे, स्ट्रक्चर का मतलब कि वो किससे बना हुआ है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या है? सेल है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि कोई सेल है, इस सेल के अंदर कोई भी प्रक्रिया चले, कोई भी क्रिया चले, कोई भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो इस प्रोसेस को मान लो एक सेल में ये चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉडी में ढेर सारे सेल होंगे, ढेर सारी कोशिकाएं होंगी, तो सारी कोशिकाओं में कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा होगा। तो जब सबका सम करेंगे तो वही हमारे बॉडी में टोटल कितना फंक्शन कर रहा है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो सेल होता है वो क्या होता है? फंक्शनल यूनिट भी होता है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है। तो सिंपल भाषा में कोशिका क्या होती है? हमारी शरीर की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of ठीक है। जो सेल होती है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब इसका क्या है कि कोशिका जो होती है वही एक स्ट्रक्चरल और
फंक्शन मतलब कोई भी जो उसके शरीर की बनावट है उसकी अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या होगा, कोशिका होगा। और कोई भी वो कार्य कर रहा है उस चीज़ के लिए भी अगर सबसे छोटी इकाई जो होगी वो भी क्या होगी, कोशिका होगी। तो उसको हम सिंपल भाषा में पढ़ सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। देखो इस पर पॉइंट है ना, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, इकाई होता है, ठीक है। तो इसमें कोई वर्ड ना समझ में आए तो पूछ लो इसका हिंदी क्या होता है, बाकी हिंदी हम बता रहे हैं। तो कोई भी कोशिका है वो क्या होगा, आपके शरीर की बनावट अगर देखा जाए तो उसका भी मतलब जैसे ये घर है, तो ये मकान है, तो इस मकान का अगर देखेंगे सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ईंट होगी। तो उसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जीवित प्राणी होगा, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, कोशिका होगी। तो ये किसी को बता रहा है कि उसकी स्ट्रक्चरल जो क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। वैसे हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम क्या करें, क्योंकि हम मान लो जैसे हमारा कोई बॉडी है, शरीर में हमारे ढेर सारे सेल हैं, हर सेल अपना कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई हर सेल का काम होगा कि वो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो जब ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है तो उसी ऊर्जा के उत्पादन से हमारे शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ये हाथ मैंने उठाना चाहा, मैं इस हाथ को उठा रहा हूँ, ठीक, हाथ उठा रहा हूँ, तो इसमें जितने ढेर सारे सेल हैं, सारे सेल्स कुछ ना कुछ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे होंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो उसके हेल्प से मैं इस पेन को उठा पाया। तो सारे सेल्स में जितनी एनर्जी का उत्पादन हुआ, उसी एनर्जी के पूरे, उसी हेल्प से पूरे हाथ में एनर्जी हुई और उसी एनर्जी का यूज़ करके हम इसको उठा पाए। तो एक जो पर्टिकुलर कोशिका है या सेल है, वही क्या हो रही है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब एक सेल में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी का सम अप कर देंगे सारे सेल में, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज़, कोई डाउट नहीं ना। फिर देखते हैं सेल का ये हो गया। अब सेल बेसिकली हम दो टाइप की होती है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग सेल से पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लिविंग, कोई भी चीज़ है तो वो क्या हो सकती है, लिविंग हो सकती है और नॉन लिविंग हो सकती है। मैं अच्छा, डेफिनेशन को हिंदी में भी लिखवा दें, ठीक है, हम लिखवा देंगे, बोल देंगे हिंदी में, आप लोग लिख लेना, ठीक है। हिंदी के एग्जैक्ट वर्ड हम एक नहीं जानते तो इसलिए हम देख के बता देंगे आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। अभी पहले ये देख लीजिए लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है। अगर हम सेल के बारे में बात नहीं करते, ऐसे नॉर्मल किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपने आसपास कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो दो तरह की हो सकती है, जीवित हो सकती है या अजीवित हो सकती है, लिविंग या नॉन लिविंग हो सकती है। तो हम कैसे किसी चीज़ को हम ये बता सकें कि ये चीज़ लिविंग है या ये चीज़ नॉन लिविंग है, तो ये किस बेसिस पे, कुछ क्राइटेरिया होगी, उसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कुर्सी लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये जो आपका मॉडल रखा हुआ है लिविंग है या नॉन लिविंग, ग्लोब जो है आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप लोग बैठे हैं लिविंग है नॉन लिविंग है, बाहर प्लांट है वो क्या है, तो कुछ क्राइटेरिया होगा। तो उन मतलब क्राइटेरिया का मतलब कुछ उसके लक्षण होंगे, जिन लक्षणों को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उन लक्षणों में सबसे पहले कुछ लक्षण देख लेते हैं कि जो लिविंग होते हैं इनकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। तो जो भी रासायनिक क्रिया होती है किसी सेल के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर रासायनिक क्रिया होगी। जैसे उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, तो वो हेल्प करेंगे उसके केमिकल रिएक्शंस में। तो केमिकल रिएक्शन जहाँ होगा वो पहला कंडीशन होगा कि वो लिविंग है। जो नॉन लिविंग होगा उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इस डस्टर है, इसमें इसके अंदर ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर कोई जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होगा वो तो सूख चुका होगा, तो उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं काम करेगा, तो ये क्या होगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। पर हम लोग हैं या प्लांट्स हैं ये लिविंग है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एब्सेंट होगा। दूसरा ग्रोथ। ग्रोथ सब लोग जानते हैं ना, हम लोग पहले बच्चे होते हैं तो छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है, हमारे बड़े होते हैं। प्लांट को भी लगाते हैं, छोटा सा प्लांट लगाते हैं, उसको धीरे धीरे ग्रो होकर वो ट्री के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ, ग्रोथ का पहले देखोगे प्लांट का अगर वो तना देखेंगे तो पतला सा होगा, कुछ दिन बाद वो तने मोटे से हो जाएंगे ट्री के। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना। ग्रोथ में भी आपका दो टाइप का ग्रोथ हो सकता है। एक ग्रोथ हो सकता है आपका जो वर्टिकल ग्रोथ हो,
अपवर्ड या डाउनवर्ड साइड में हो, मतलब जैसे रूट्स हैं, जड़ होती है, जड़ नीचे की तरफ जाती हैं और जो तना होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एक तरीका हुआ ग्रोथ का, और एक होता है इसके विड्थ में ग्रोथ हो, मतलब थिकनेस में ग्रोथ हो। तो प्लांट देखते हैं तो कभी प्लांट पतला सा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस पर डिपोजिशंस होने लगेंगे और ये मोटा सा तना के रूप में हो जाएगा। तो जो ग्रोथ होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक आपका वर्टिकल ग्रोथ होता है और दूसरा हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है। एक वर्टिकल का मतलब लंबवत हो जाएगा और इसका आपका चौड़ाई में के फॉर्म में हो जाएगा। तो ग्रोथ बेसिकली दो टाइप का होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर ग्रोथ पाया जाता है। नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं पाया जाता जनरल केसेस में, बट कुछ एक्सेप्शन है इसके साथ, कुछ नॉन लिविंग में ग्रोथ पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो दीमक होते हैं अपना घर बनाते हैं, दीमक का घर देखे होंगे, तो दीमक का जो घर होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होगा ना, वो तो नॉन लिविंग हो, लेकिन उसका भी ग्रोथ होता है। पहले दिन के छोटा सा घर बनाया, बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो नॉन लिविंग में भी कहीं कहीं ग्रोथ होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो अपने आप से नहीं ग्रोथ कर सकते हैं, वो लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वही उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। थर्ड पॉइंट है आपका मूवमेंट। मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हिलना। हाँ, साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं हिलना, ठीक है। लोकोमोशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिलना डुलना। मूवमेंट का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ है एक जगह से वो दूसरी जगह जा रही है। फिजिक्स के भाषा में तुम लोग बोलते हैं ना कि पढ़े होगे, तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस पढ़े होगे ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। तो वही चीज़ है कि मूवमेंट जब होगा तभी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर कोई डिस्टेंस तय करेगी बॉडी। तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रेजेंट होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कहोगे सर प्लांट में कहाँ मूवमेंट होता है, क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, प्लांट में मूवमेंट होता है? तो ग्रोथ हो गया ना। मूवमेंट का मतलब कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो प्लांट का मन हाँ, तो एक ये हवा के द्वारा हिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है वो, लेकिन वो अपने क्या कहते हैं जगह नहीं चेंज करता, जहाँ ओरिजिन है वहीं पे रहता है, तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन जनरली कोई जो एनिमल्स होते हैं उनके मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में भी मूवमेंट होता है कुछ इसमें, लेकिन ये मूवमेंट जो है बेसिकली लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। अब मान लो कोई पहाड़ है तो वो तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं ना। ये कुर्सी है, जब तक हम नहीं हिलाएंगे तब तक तो हिलेगी नहीं, ये अपनी जगह पे ही पड़ी रहेगी। या फिर गाड़ी है, तो कोई व्हीकल है तो उसको भी हम लोग चलाएंगे तभी हो जाएगी, ऐसे अपने आप से नहीं चलेगी। अब कहोगे कि सब आजकल गाड़ियाँ आ गई ऑटोमेटिक वाली चली जा रही, तो वो एक्सेप्शंस है। जनरली कोई भी चीज़ होगी, अगर लिविंग होगा तो खुद से वो मूवमेंट कर पाएगा, और नॉन लिविंग होगा वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। उसको मूवमेंट के लिए हमको बाहर से कोई ना कोई प्रेशर या कोई एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, तभी वो मूवमेंट कर पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया लिविंग और नॉन लिविंग में। एक लास्ट वन है रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी ही तरह ही प्रोजेनी को फॉर्म कर सकें, ठीक है। प्रोजेनी का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। एक प्लांट है, प्लांट के पास सीड है, सीड से नया प्लांट बन सकता है। ऐसा इस चेयर के पास नहीं कि ये चेयर दूसरी चेयर बना दे, ऐसी प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। पर वो सिर्फ लिविंग के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। कोई प्लांट है तो उसके एक सीड हुआ, सीड को हम लोग कहीं ले जाकर सो किए तो उससे एक नया प्लांट बन गया। तो क्या हुआ कि ये उसकी क्या कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये लिविंग के पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, नॉन लिविंग के पास नहीं होता है। बेसिक ये चीज़ हो गया। अब लिविंग और नॉन लिविंग में कहीं कभी कोई डिफरेंस पूछेगा तो बता ले जाओगे ना। और देखो लिविंग और नॉन लिविंग को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ सेल।
कोई भी फंक्शनल सेल अगर नहीं प्रेजेंट है ना, कोई भी चीज़ है उसमें अगर कोई फंक्शनल सेल प्रेजेंट है तो वो लिविंग हो जाएगा, फंक्शनल सेल नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। इस कुर्सी में भी सेल प्रेजेंट है, क्योंकि अभी हम इसको काटे हैं तो इस छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे हमें, नो डाउट, पर वो कैसे होंगे? डेड सेल्स होंगे, लिविंग सेल्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य बोलते हैं ना, वो सब क्या है, सूख चुका है, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है। तो एक फंक्शनल सेल का प्रेजेंट, फंक्शनल होगा, फंक्शनल सेल का प्रेजेंस जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग बनाता है। कोई डेड बॉडी है जिसमें ऑर्गेनिज्म मर गया है तो उसका जो सेल होगा उसके पास भी सेल तो होगी, पर वो सेल कैसी होगी? डेड सेल होगी, वो फंक्शन नहीं करेगी। तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन लिविंग के कैटेगरी में चला जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, सेल क्या होती है। ठीक है, अब सेल की अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, अब सेल की डिस्कवरी वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं, सेल की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उस दिन हम बताए थे सेल की हिस्ट्री। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? कोई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था। हाँ, नहीं, सबसे पहले वो तो सेल थियरी दिए थे स्लेडन। क्या चीज़? तेज बोलो। रॉबर्ट, हाँ, कैसे? सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। जब रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी कर रहे थे तो उस समय जो, अब आज के टाइम पे आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक सेल के अंदर क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। लेकिन उस समय बड़े मतलब साइंस जो है, फिजिक्स जो इतनी डेवलप नहीं करी थी, तो उस समय वो बहुत ही स्टार्टिंग का माइक्रोस्कोप था जो हम लोग बचपन में देखे होंगे। ये छोटे छोटे ग्लासेस लेते कि हम लोग जूम करके देखते हैं चीज़ों को, कभी देखा, एक्सपेरिमेंट किया होगा ना बचपन में, कागज़ जलाते सन के लाइट को कंसंट्रेट करके, तो उस टाइप के बेसिक माइक्रोस्कोप का वो यूज़ करके वो सेल देख रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि एक कॉर्क का टुकड़ा था, कॉर्क क्या बोल सकते हैं इसको, अगर छोटे से पीस मिलेंगे इसको कॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एक पतला सा स्लाइस उन्होंने काटा, स्लाइस मतलब पतली सी परत उन्होंने काटी और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा। तो जब ऑब्जर्व करा तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखा तो ये कि उन्होंने कहा अच्छा ये पूरा जो भी कॉर्क का स्लाइस है इस तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो वो कहा अच्छा ठीक है ऐसा है। तो फिर उन्होंने देखा ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है, कमरे जैसा दिख रहा है ना। अब छोटे छोटे ढेर सारे कमरे हैं, उन्होंने कहा पूरा कॉर्क का जो स्लाइस लिया है, अगर वो एक मकान है तो उसमें छोटे छोटे ये क्या है, कमरे हैं। ठीक, तो उन्होंने बोला कि ये जो सेल है ये ऐसी जगह है जो क्या कहते हैं हमारे बॉडी की कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये सेल जो है प्रेजेंट है। और ये सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्होंने ही रॉबर्ट हुक ने बोला। पर ये जो सेल इन्होंने देख रहे थे ये कैसे सेल थी, ये डेड सेल थी। ठीक है, ये कैसी थी, डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्वेश्चन अगर आता है तो कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो कौन किया डेड सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक ने। किस में किया है, कॉर्क में। ठीक है, एक लकड़ी का गुट्ठा जिसको बोलते हैं, गुल्ठा बोलते हैं ना, लकड़ी का गुल्ठा उठाया, उसकी पतली सी स्लाइस काटी, उसको ऑब्जर्व करा और उसमें देखा छोटे छोटे जो है कमरे जैसे स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, तो उस सेल को, वो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ये कैसी सेल थी, डेड सेल थी। दूसरे इसके बाद साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट थे। स्पेलिंग क्लियर है ना, दिख रही है ना। हाँ, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी करी लिविंग सेल की। किसकी, लिविंग सेल की, मतलब जीवित सेल की डिस्कवरी करी, इन्होंने खोज किया। ठीक है, तो ये तो खोज के चले गए थे कि सेल होता है और सेल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। फिर एंटोन वॉन लीवेनहॉक क्या कर रहे थे, ये भी अलग अलग तरह के प्लांट्स को, एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, उसके सेल्स को काट रहे थे, देख रहे थे। ये लोग साइंटिस्ट थे। तो लोग काम ही क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों का काम क्या होता है, कुछ डिस्कवरी करना, कुछ खोजना,
टाइम खाली दिमाग लगाना है कहीं ना कहीं आगे कुछ प्रोडक्टिव निकल जाए। तो ये खोज रहे थे घूम घूम के, तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले बैक्टीरिया देखा। और बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया होती है सिंगल सेल की बनी होती है, कुछ जनरली जो बैक्टीरियाज होती हैं वो सिंगल सेल की बनी होती है। तो इन्होंने बैक्टीरियाज को देखा और कहा कि अच्छा ये इसके अंदर ये बैक्टीरिया है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बाहर क्या है, सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे स्ट्रक्चर इन्होंने ध्यान दिया। तो इन्होंने बताया अच्छा ये भी यही क्या है, ये भी सेल है, जो ये देखे थे रॉबर्ट सर वही चीज़ है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये लिविंग है, इसमें साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रासायनिक क्रियाएँ यहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है, लिविंग सेल की खोज किसने करी है, तो नाम याद रखिएगा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है। डेड सेल पूछेगा तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, पूछ देगा सेल की डिस्कवरी किसने की, नॉर्मल पूछ दे सेल की डिस्कवरी की किसने की, तो हम किसको मारेंगे, रॉबर्ट हुक को वहाँ पे मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा ना तो रॉबर्ट, उसको कहीं नहीं दिया है ना कि लिविंग की या डेड की, तो उस केस में हम रॉबर्ट हुक जाएंगे। लेकिन अगर स्पेशल मेंशन करा है कि लिविंग सेल या डेड सेल, तब हम जाएंगे कि कौन सा हमारा है। अगर लिविंग पूछेगा तो लीवेनहॉक जाएंगे और डेड पूछेगा तो रॉबर्ट हुक जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं पूछता, बोलता सेल की डिस्कवरी किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन घुमा के आता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। फिर इसके साथ इन्होंने ना कुछ रूट्स में भी देखा सेल, पहली बार बैक्टीरिया में देखा, उसका बैक्टीरिया के बाद इन्होंने रूट जो जड़ होती है, रूट सेल को इन्होंने ऑब्जर्व करा। एक प्लांट होता है ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट होता है जो मतलब जनरली आप देखेंगे कि मेडिटेरेनियन, भूगोल में नहीं जाते हैं, भूगोल तो सब लोग पढ़े होंगे ना 10th तक, लेकिन जैसे ये बेसिकली ऑर्किड का प्लांट जो होता है, सिंपल भाषा में समझिए, जिसको फ्रूट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं ना, उनको ऑर्किड प्लांट बोलते हैं। ठीक है। तो ऑर्किड प्लांट का रूट सेल देख रहे थे, उसमें भी इन्होंने देखा कि अच्छा ये सिंगल सेल है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इन्होंने लिविंग सेल की 2-3 में देखा, इसमें जिसमें बैक्टीरिया हो गया, रूट सेल हो गया, इसमें इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा। फिर तीसरे साइंटिस्ट है इसके बाद आपके रॉबर्ट ब्राउन, आधा चल ही नहीं रहा। रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, उस दिन हम बताए थे, फिर से बताओ। हाँ, न्यूक्लियस की, करेक्ट। इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सबको पता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है बताओ? हाँ, माइंड ने ब्रेन बोलेंगे ना। अच्छा, माइंड क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। तो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक डीएनए, आरएनए, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक, अनुवांशिक क्या, हाँ, अनुवांशिक पदार्थ, जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे हमको डीएनए को कैसे रेप्लिकेट कराना है, ट्रांसलेट कराना है, सारा कुछ कौन कराता है, ये न्यूक्लियस कराता है। इस न्यूक्लियस की खोज किसने करी है? साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। ये 3 नाम याद रहेंगे ना आप लोगों को, कभी पूछेंगे नीचे जगह कर बता देंगे ना। गुड। इसके बाद हम लोग आते हैं सेल थियरी पे। ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन और एक का नाम था स्वान। ठीक है। स्वान और स्लीडन 2 साइंटिस्ट थे, एक जर्मनी से बिलोंग करते थे और एक हमारे ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट में कोई डिफरेंस होता है, पता है तुम लोग को? क्या होता है बताओ? क्या? जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो वनस्पति पे रिसर्च करते हैं, हाँ, एनिमल पे होता है, वनस्पति। ठीक है। तो जो जूलॉजिस्ट होते हैं जनरली ऐसे साइंटिस्ट जो कि आपके प्लांट पे रिसर्च कर रहे हो, सॉरी एनिमल पे रिसर्च कर रहे हो, वो जूलॉजिस्ट हो जाएंगे। तो जू देखो नाम से ही होता है ना, ये जू जो है, जू किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे और जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट पे
प्लांट पे अपना रिसर्च करते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लीडन और दूसरे थे स्वान। ठीक है, स्लीडन और स्वान जो थे उन्होंने दिया था सेल थियरी। ठीक है, स्लीडन ठीक है, स्लीडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था आपको सेल थियरी दिया था। ठीक, स्लीडन और स्वान। सेल थियरी में इन्होंने क्या बोला था, पहला पॉइंट था इनका, ठीक है, पहला उन्होंने बोला सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हैं, वो कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी हैं, वो कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने हुए होते हैं। क्लियर? Organisms are made up of cell or its product। इसका हिंदी हो गया, जितने भी लिविंग या ऑर्गेनिज्म लिख दें, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। क्या क्या चीज़, क्या बोल लो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, स्लीडन किसके किए हैं और स्वान किसके किए हैं? ठीक है, तो स्लीडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे ये तो आपके जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो जो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, आपके सेल से या सेल के प्रोडक्ट से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ, जितने भी आपके जीवित प्राणी हैं वो किससे बने होते हैं, या तो कोशिका से बने होते हैं या कोशिका के उत्पाद से मिलके बने होते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट इन्होंने दिया। दूसरा बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सॉरी, फंक्शन ऑफ सेल ठीक है, इन्होंने बोला फंक्शन ऑफ अ सेल इज सम ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर सेल के अलग अलग फंक्शंस को हम लोग ऐड कर दें, सम मतलब ऐड जोड़ना होता है, तो अगर एक सेल में कितना फंक्शन कर रहा है, कितनी क्रिया कर रही है कोई पर्टिकुलर कोशिका, उस सारी क्रियाओं को अगर हम लोग जोड़ दें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी क्रियाएँ हो रही हैं वो हमको पता चल जाएंगी। क्लियर है ना ये चीज़, कि अगर एक सेल में मान लो एक सेल जो है 1 जूल एनर्जी उत्पाद कर रही है। ठीक है, सिंपल भाषा में। और हमारे बॉडी में लगभग अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, एक डाटा ऐसे ही हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि 3 करोड़ सेल हैं, तो 1 जूल एनर्जी अगर एक सेल कर रही है तो टोटल हम 3 करोड़ सेल में 1 जूल अगर हो रहा है, किसी में 1.5 हो रहा है, अपना वेरी कर रहा है, सबको जोड़ दें तो टोटल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमको पता चल जाएगा। तो वही ये कहना चाह रहा है। मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल डाटा बोल रहे हैं, ऐसे ये कहीं फिक्स नहीं है, हर सेल का अपना अलग अलग प्रोडक्शन होता है ज़रूरत के हिसाब से। कभी कोई, अब हम ये वाला इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चल रहे हैं तो पैर के सेल में ज़्यादा, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर कितनी एनर्जी एक सेल में प्रोड्यूस हो रही है उसको हम जोड़ दें सारे सेल्स को, तो टोटल एनर्जी कितनी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो हमको पता चल जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, ये 2 इन्होंने दिया। उसके बाद लेकिन इस थियरी में कहीं ये नहीं दिया गया था कि जो आपका सेल होता है वो आता कहाँ से है, कोई भी कोशिका जो है प्रेजेंट है वो पहले से आती कहाँ से है, मतलब हाँ, तो वो इन्होंने तो नहीं कहीं लिखा है ना अपने थियरी में, इन्होंने तो नहीं बताया। तो ये उसका ड्रॉबैक था कि इन्होंने कहीं नहीं बताया ऐसा कि जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ से बनती हैं। तो एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने क्या बोला कि ओके ठीक है, तो रुडोल्फ वर्चाउ जो साइंटिस्ट है इन्होंने एडिशन किया सेल थियरी में। सेल थियरी में एक पॉइंट और जोड़ दिया। वो पॉइंट क्या जोड़ा इन्होंने, ये बोलते हैं कि जो भी सेल होती हैं ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी सेल से दूसरी नई सेल बनेगी।
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से प्रेजेंट है, पहले से है, उसी से नई कोशिकाएं, तो जो पुरानी कोशिकाएं उन्हीं से नई कोशिकाओं का जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से जन्म हो जाएगा। जो पहले से कोई सेल है उसी सेल से दूसरी सेल बनेगी, उसका डिवीजन होगा और नया सेल का फॉर्मेशन होगा। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपके नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा किसने बोला? रुडॉल्फ वर्चाउ ने। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट दिया किसने, बोल देगा कि ऑल सेल्स आर फॉर्म फॉर द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई, नाम दे देगा रुडॉल्फ वर्चाउ का, स्लीडन का, स्वान का, रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट किसी 4 दे देगा। तो आपको अगर पता होगा इसको याद रखना है कि किसने दिया था, रुडॉल्फ वर्चाउ ने। ठीक, तो ये हो गया आपकी सेल थियरी। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, यही बताए थे ना तुम। ये ठीक है, हमको वो कंफर्म कर लिया, हमको गलत ना पता चले तुम लोग को। स्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। जो जनरली फंक्शनल सेल होती है, ठीक है, जो भी सेल्स एक्टिवली काम करती हैं, मतलब सेल्स बॉडी में 2 टाइप की हो सकती हैं। एक जो शांति से बैठी रहें, ज़्यादा काम ना करें, और एक जो हमेशा काम करती रहें। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की सेल्स होंगी, उनका अलग अलग काम होगा। और कुछ सेल होंगी जिनका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, वो चुपचाप बैठी रहती होंगी, उनको कोई काम नहीं करना। कुछ सेल्स होती हैं उनको हमेशा काम करना है, दौड़ना भागना है, सोचना है। दिमाग का जैसे ब्रेन की सेल्स हो गई, उनको हमेशा कुछ ना कुछ करना है। पैर की सेल्स हो गई तो उनको मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ करना है। अधिकतर लोग चलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उन पर प्रेशर बनता रहता है। कुछ सेल्स होती हैं उनको, अब कान की सेल हैं जो बाहर ईयर पिन्ना की सेल्स हैं, ये ईयर पिन्ना बोलते हैं जो बाहर वाला लेयर है, इसको क्या काम है? इसको तो कोई काम नहीं है, बैठा हुआ है, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोल रहे हैं जॉ, सबसे अधिक एनर्जी की ज़रूरत हमारे जॉ सेल्स को होती है, सबसे अधिक एनर्जी। तभी आप देखोगे किसी को टिटनेस होता है तो सबसे पहले उसका जॉ लॉक होता है। टिटनेस सुना है बीमारी का नाम? नहीं, बोलते हैं जो लोहा है, जंग लगा है, हाथ कट जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। तो जब टिटनेस हो जाता है तो सबसे पहले तुम्हारी जॉ लॉक होती है। जैसे कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन में रुक जाएगा, क्योंकि टिटनेस में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन एकदम अचानक से बंद हो जाता है। और सबसे अधिक एनर्जी का ज़रूरत होता है हमारे जॉ को, इसके सेल्स को। तो जॉ लॉक जब होता है तो मतलब टिटनेस में सबसे अधिक एनर्जी। वही बताना चाह रहे थे कि सेल्स जो होती हैं अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग कौन सी सेल कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट एनर्जी का यूज़ करती है, इसको हम लोग 2 बेसिस पे देखते हैं। पहली चीज़ ये जानते हैं, देखो जो सेल जितनी छोटी होगी, स्मॉल सेल होगी, जितनी छोटी सेल होगी वो उतनी एक्टिव होगी। जो जितनी, इसके जस्ट अपोजिट, जो जितनी बड़ी सेल होगी वो उतनी कम एक्टिव होगी। एक्टिविटी समझ रहे हो ना, वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, कम काम करेगी। और जो जितनी छोटी सेल होगी, स्मॉल सेल मतलब साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेल छोटी होगी साइज में वो ज़्यादा एक्टिव होगी, और जो बड़ी होगी वो कम एक्टिव होगी। ठीक है, कैसे होगी? इसके पीछे 2 रीज़न है क्यों होगी। पहला रीज़न है, हम लोग रेशियो निकालते हैं सरफेस एरिया का बाय वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? घनत्व बोलते हैं ना वॉल्यूम को, आयतन। हाँ ठीक है, तो ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम का हम लोग रेशियो निकालते हैं, मतलब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो जब देखो कोई भी सेल सरफेस छोटी है, ठीक है, मान लो कोई सेल बना लेते हैं हम, थ्री स्ट्रक्चर में किसी सेल का बनाते हैं, कुछ मान लो ऐसा सेल होगा, ठीक है, क्यूबिकल सेल है कोई। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो मान लो सबका हम ये साइड है उसको 1 कर दिए, 1 1 कर दिए सब सारी साइड।
ठीक है। तो अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया कितना होगा इसका? मैथ पढ़े हो ना सब लोग थोड़ा बहुत? क्या होता है सरफेस एरिया क्यूब का? हाँ, क्या होता है? 6a²। सही बोल रहे हो सर, डर क्यों रहे हो? सही तो बता रहे हो। और वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, तो अगर सारी साइड 1 है तो क्या हो जाएगा? 6 × 1 × 1, यही हो जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा भाई। 6a², ए क्या है? साइड को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बोला सारी की साइड 1 1 1 है। अरे लूडो खेला होगा सबको ही ना, तो हाँ, लूडो में जो क्या बोलते हैं उसको, डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, गोटी गोटा जो भी बोलते होंगे, तो वो देखोगे उसी को मान लो कि वो एक सेल है, ठीक है। जो लूडो की डाइस होती है जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है जिस पे, वो डाइस उसको बोलते हैं। तो उस डाइस को मान लो कि वो एक सेल है, तो उसकी जो मान लो अगर एरिया देखते हैं तो मान लें कि 1 सेंटीमीटर एरिया है, तो अब उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे ये चीज़ सरफेस ये है, तो ये इसके ऊपर जो हम लोग टच कर पा रहे हैं ना, ये इसका सरफेस एरिया इसको बोलेंगे, जो पार्ट हम टच कर पा रहे हैं। और वॉल्यूम क्या होगा? अगर इसको हम लोग खोखला कर दें और इसमें कितना पानी भर पाएँ या कोई भी लिक्विड कितना भर पाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन हिंदी बोलते हैं ना, ठीक। तो हमको इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, तो इससे हमको पता चलेगा कि सेल की एक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स बायो में आता है, तो इतना नहीं घबराना है, हल्का फुल्का मैथमेटिक्स तक खेलना है, ठीक। तो 6 हो गया, और इसका वॉल्यूम कितना होता है? a³, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 6/1, ठीक। अगर हम लोग दूसरी सेल लेते हैं जिसके साइड को हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक, दूसरी सेल लिए जिसके साइड को हम लोग क्या करें? 2 कर दिए, तो उसका क्या होगा सरफेस एरिया? 6 × 2 × 2 24 हो गया। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8। तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसका ये मान लो ए है 1 है, ये सेकंड वाले का हो गया तुम्हारा सरफेस एरिया तुम्हारा कितना हो गया? 24 हो गया, और वॉल्यूम कितना होगा? 8 हो गया, 3/1 हो गया, ठीक। ये 6/1 है, ये 3/1 हो गया। तो अब देखो ये 2 लिए, इसका मतलब ये सेल बड़ी हो गई, ये सेल क्या हुई? जो पहली वाली जो 1 लिए थे तो सेल छोटी थी, ठीक है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो आपका वो होता है, रेशियो होता है या अनुपात होता है, ये बताता है कि सेल एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो ये देख रहे हो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगी तो एक्टिविटी कम होगी। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो अगर रेशियो ज़्यादा है तो एक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और अगर कम है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगी? एक्टिविटी कम होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई सेल एक्टिव है या नहीं एक्टिव है किस पर डिपेंड करेगी? पहला जो क्राइटेरिया है उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अनुपात पे डिपेंड करेगी, ठीक है, उसके रेशियो पे डिपेंड करेगी, कितना सरफेस एरिया उस सेल का है और कितना वॉल्यूम है। अगर ये सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम जो है ज़्यादा है तो वो सेल उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। सिंपल सी चीज़ समझ सकते हैं, कोई सेल है जिसकी सरफेस एरिया सेल की ज़्यादा होती है, उसका फंक्शन ज़्यादा होता है। कैसे? मान लो ये सेल है, तो सेल अगर बड़ी क्या कहते हैं, सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा ना। केमिस्ट्री में काइनेटिक्स पढ़े हो? काइनेटिक्स पढ़े हो ना? तो उसमें देखे होगे कि क्या होता था जब हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते थे किसी एंजाइम का, पढ़ा है ना, एंजाइम का सरफेस एरिया बढ़ा देते तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था, पढ़ा है ना ये चीज़। वही चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ दिमाग लगाना है कि सेल अगर छोटी सेल है और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अगर हम लोग देख रहे हैं तो सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सेल ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कम है तो सेल क्या हो जाएगी? लेस एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम लोग सेल को 2 पार्ट्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग सेल को 2 टाइप में बांट देते हैं। वन दैट इज अ प्रोकैरियोटिक, हिंदी में भी इसको प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है,
इस सेल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करें, एक को बोले प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोले यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, हम लोग इसको दो भाग में किस बेसिस बांटे हैं, उसके न्यूक्लियस के बेसिस बांटे हैं। हम लोग पढ़े थे ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे कि किस सेल में न्यूक्लियस कैसा है, उस बेसिस पे हम लोग सेल को दो टाइप में बांटे, एक को बोले प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोले यूकैरियोटिक सेल। अब देखो क्या होता है कि कोई भी डेवलपमेंट होगा, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा तो इनिशियली वो क्या होगा, बहुत ही इमेच्योर चीज़ बनेगा। कोई छोटा बच्चे से बात करो, कोई बड़े आदमी से बात करो, तो मैच्योरिटी में डिफरेंस दिखता है ना। छोटा वाला बच्चा कुछ भी बोलेगा, और तुम लोग से बात करोगे, तुम लोग अभी 12th पास करोगे, थोड़ा सा सिंसियर बातें करोगे, मैच्योर बातें करोगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जो पहले बना होगा थोड़ा कम मैच्योर होगा, और ये जो बाद में बना होगा वो ज़्यादा मैच्योर होगा। ठीक है, प्रो का मतलब यहाँ पे देखो, इस प्रोकैरियोटिक को अगर हम लोग तोड़ते हैं, दो प्रो प्लस कैरियन सब मिलके बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियन दो वर्ड से मिलके बना है। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और कैरियन यहाँ पे है न्यूक्लियस के लिए। ये वो वाला प्रो नहीं है, एक होता है ना प्रो है इस चीज़ में, वो वाला प्रो नहीं है। यहाँ पे प्रो का मतलब फाल्स से है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स का जनरली यूज़ होता है ना। नहीं बोलते हैं कहीं कहीं हम लोग वैसा, ये इस काम में प्रो है, तो ये मत सोच लेना कि प्रो है मतलब ये एकदम एडवांस है। प्रो का मतलब एडवांस होता है ना। जैसे मोबाइल आता है आईफोन का 13 प्रो, तो 13 से बेहतर होता है। पर यहाँ पे प्रो का मतलब क्या है, फॉल्स है। मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस है। फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या है, किसी सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। ठीक, मतलब कि जो डीएनए है वो क्या है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सही वाला ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें अच्छे टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जो मैच्योर टाइप का है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसी कोई डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। और इस केस में क्या होता है कि मान लो ये सेल है, चल ही नहीं रहा यार, अच्छा, ये मान लो प्रोकैरियोटिक का है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इधर है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो इस जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं, और ये न्यूक्लियाइड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, इसको बोलते हैं हिंदी में भी न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अच्छा, तब सही है। तो इसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे या न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, क्यों, किस बेसिस पर वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन है, क्या है, झिल्ली बोलते हैं जिसको ना हिंदी में, तो ये झिल्ली यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे झिल्ली नहीं प्रेजेंट होती है। इस झिल्ली के बेसिस पे, इस मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम लोग इसको बोले हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। जिसमें झिल्ली प्रेजेंट है वो क्या है, आपका यूकैरियोटिक है, जिसमें झिल्ली नहीं प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो ये जो झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। देख रहे हो, एक नहीं है, दो 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, 2 लेयर मेम्ब्रेन के। यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है और यहाँ पे झिल्ली की 2 लेयर है। ठीक, तो यहाँ पे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल या फिर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ जो है सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर डुबकी लगाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ वाले जो न्यूक्लियस है इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इसमें कोई डाउट नहीं ना है,
देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस करने को, ठीक है। तो उस लिखने को नहीं आएगा, उसमें दे देगा 4 ऑप्शन इस तरह का बना के कि आपको डिफ्रेंशिएट 4 दे दिया, बोल दिया कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सही है या गलत है बताओ? पाया जाता है ना। ऐसे करके स्टेटमेंट बना देगा तुम्हारे एग्जाम में। तो स्टेटमेंट अगर हम कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी स्टेटमेंट हम बता पाएंगे कि सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर डिफरेंस क्लियर हो गया ना प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। एक डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम सेकंड डिफरेंस पे आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की, अब एक एक ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग उठाते हैं और उससे हम लोग उसके बारे में इन दोनों में बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, विथ एन एक्सेप्शन। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में सिर्फ एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। बाकी आपके प्लांट सेल में पाया जाएगा, फंजाई में पाया जाएगा, एल्गी में पाया जाएगा, तो बाकी चीज़ों में पाया जाएगा। बस कहाँ एब्सेंट होगा? यहाँ पे आपके एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे किस में एब्सेंट होगा? माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होगा। ये सेल वॉल होता क्या है? हम लोग डायरेक्ट सेल वॉल के बारे में बात करने लगे। सबको पता है ना सेल वॉल होता क्या है? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाएगी और यूकैरियोटिक में भी पाई जाएगी। एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पूछ देगा क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कौन सा नाम क्या याद रखोगे आप लोग? माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक के केस में कहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब सेल वॉल पढ़ाया जाएगा तो उसको एक एक करके बताया जाएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है और यहाँ पे एनिमल सेल के केस में होता है। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपके यूकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बस एक डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है दोनों के केस में, ठीक है। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे हम लोग तो अलग से पूरा हम लोग एक उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है, सेंगर ने दिया है जिसको, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन उसमें एम्बेडेड होती है, ये सब चीज़ हम करेंगे तो दोनों में डिफरेंस बता देंगे वहाँ पे। बस अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी, मतलब यूकैरियोटिक के केस में भी प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक के केस में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कुछ जो सेल्स होते हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि आपके भित्ति उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते, सॉरी भित्ति नहीं, झिल्ली, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर झिल्ली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उनको वो जो है इस आपके प्रोकैरियोटिक में ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लाइक लिख देंगे हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स को क्या हिंदी में बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स को, हाँ, नहीं रुको मैं देख के बता दूँ, नहीं तो कहोगे।
जैसे ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है, इसमें आपका गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स के टाइप हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स को हिंदी में कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग जो होता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांग जो होता है वो नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में क्या जाएगा? एब्सेंट होगा, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपके अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। आपका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म वो तो सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट नहीं है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पे पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का अगर नाम पूछ देगा तुमसे, क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे, राइबोसोम बोलोगे, और बताओ। हाँ, अभी तो बता रहे थे ना, गोल्गी ऑपरेटस बोल दोगे, ठीक है। ऐसे ढेर सारे हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इस केस में प्रोकैरियोटिक के केस में नहीं पाए जाएंगे, और यूकैरियोटिक के केस में पाए जाएंगे। एक होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसके ऊपर कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर क्या होती है? झिल्ली प्रेजेंट होती है। कोशिकांग जितने होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? झिल्ली प्रेजेंट होती है। पर यहाँ पे राइबोसोम के केस में झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक। जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, बस डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ इस केस में आपके यूकैरियोटिक के केस में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। इसको हम लोग किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि 70S है या 80S है? क्या बता रहे? वही हम बताने जा रहे थे कि किस बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि 70S है या 80S है। तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है। सुना है किसी ने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में? क्या होता है बताओ? नहीं, वो स्टेनिंग होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा सबके घर में सेंट्रीफ्यूगेशन होता होगा, लेकिन किसी को पता नहीं है। दही से वो मक्खन निकाला जाता है ना, वो कैसे निकाला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। जब क्या करते हैं ना, कोई चीज़ को हम लोग उसमें दही को क्या करते हैं? दही को मथना बोलते हैं ना। जब मथनी से मथते हैं तो क्या होता है कि जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, जो भारी चीज़ होती है वो नीचे की तरफ रह जाती है। वही काम यहाँ पे भी होता है। जब राइबोसोम को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है? वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो सब यूनिट में टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो S है यहाँ पे सब यूनिट के लिए दिया हुआ है। S जो है वह सब यूनिट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो दो टाइप के राइबोसोम क्लियर आते हैं, एक 70S टाइप का होता है, दूसरा 80S टाइप का होता है। मतलब इस राइबोसोम का डिफरेंशिएशन बस एक वर्ड याद आपको रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे हम लोग इसको दो टाइप में बांटे हैं, एक को 80S बोले हैं, दूसरे को 70S बोले हैं। 70S जो होता है आपके प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80S जो होता है आपके यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसके अलावा जो 70S होता है वो दो सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, दो कोशिकांग में भी पाया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी क्या होता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन के बनाने में मदद करता है ये राइबोसोम। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि प्रोटीन इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी बन रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी बन रहा होगा, और आपके साइटोप्लाज्म में भी बन रहा होगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है। यूकैरियोटिक सेल में पूछ दिया जाए राइबोसोम कौन से टाइप का पाया जाता है तो बता देंगे 80S टाइप का पाया जाता है। पूछ दे राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का पाया जाता है तो 70S, और आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप का पाया जाएगा तो 80S। आपसे पूछ दिया जाए बैक्टीरिया में कौन सा टाइप पाया जाएगा तो 70S। क्यों? बैक्टीरिया क्या है? छोटा है। तो छोटे से क्या मतलब हो गया? एनिमल सेल भी तो छोटा है, हाँ?
प्रोकैरियोटिक है, ये बोले एग्जैक्ट बोलिए। छोटा से नहीं, छोटा तो एनिमल सेल भी, हम लोग का एक छोटा सेल होगा, छोटा सा तो होगा। क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए वहाँ पे क्या पाया जाएगा, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। और ये जो आपके यूकैरियोटिक सेल होंगे उनके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। ये दो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। इनके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम किस टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? कहीं डाउट हो तो पूछो, कहीं दिक्कत है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ एकदम, तो सब क्लियर हो गया है ना भाई, सबको मिटा दें? ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है फिर भी तुम लोग को याद नहीं है। क्या चीज़ स्टार्ट कब से था? तो सिलेबस ही तो स्टार्ट है यहाँ से, इसको दोबारा पढ़ाया जा रहा है फिर भी तुम लोग को याद नहीं, ये बोले हैं हमें। उस दिन भी पढ़ाया गया था ना, डेमो क्लास जो थी। देखो यही स्टार्टिंग है। देखो क्या कि हम लोग जो सिलेबस है हम लोग का ना, ऐसे दिया हुआ है कि थोड़ा सा उसको हम लोग अपने हिसाब से बना लें, मैनेज कर लें, उसको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिलेबस बोलते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे, क्योंकि देखो स्कूलों में क्या होता है, NCERT स्कूल को पढ़ाने के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पे 11th क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है, वो अपने हिसाब से बनाए हैं। पर जब हमको पूरा एक साथ पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सिलेबस को थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर देंगे, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर देंगे, ताकि हम ये पढ़ें, इसके आगे वाला जो पोर्शन पढ़ें तो उसमें ये ना है कि आगे आप पढ़ेंगे, वो पहले से हमको कंसेप्ट क्लियर है, ताकि वो चीज़ समझ। अब हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि ये सेल वॉल का टाइप पाया जाता है, वो सेल वॉल का टाइप पाया जाता है, पता ही नहीं सेल वॉल क्या होता है तो कैसे बताएंगे। तो पहले हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हायर लेवल पर ले जाएंगे, डिवीज़न करेंगे उसका। हम पिछले 2 साल से अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, प्लस एजुकेटर हैं। हाँ, तो अब इतना है कैसे पढ़ाना है आप लोग उसका चिंता मत करिए, बस आप लोग साथ में पढ़िए तो हम लोग निकाल लेंगे कितने। देखो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है प्लस में। हाँ ऐसे खोजोगे तो दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। अभी 3 महीने से नहीं पढ़ा है, 3 महीने से छोड़े हुए हैं अपना एग्ज़ाम वगैरह चक्कर में, नहीं तो इससे 3 महीने पहले तक पढ़ा रहे थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे हर टाइप के होते हैं, किसी को कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से आप सेल नहीं आता है, बहुत लोगों को सेल क्लास 8 में पढ़ाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पढ़ना आज से शुरू कर दोगे ना, तो अभी लगभग 8 महीने 9 महीने हैं नीट के एग्ज़ाम में, तो 9 महीने में इतना तैयारी हो जाएगी कि 360 क्वेश्चन, 360 नंबर के जो आएंगे बायो, उसमें आराम से 340 ला दोगे। बायो सबसे आसान है, बायो पे अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छे कॉलेज, देखो बाकी सब्जेक्ट क्या होंगे तुमको ये दिखाएंगे कॉलेज कैसे मिलते हैं, सिलेक्शन कौन कराएगा, बायो कराएगा, कॉलेज दिलाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। भाई पढ़ना तो सब है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमको 720 में से कम 600 से प्लस लेके नंबर आना है, तभी हमको कॉलेज मिलेगा। तो पढ़ना तो सब है, पर ये क्या है, आसान है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम लोग 340 345 नंबर बहुत आराम से ले आ सकते हैं बायो में। फिजिक्स में थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री बीच में क्या है उसमें थोड़ा चलेगा, थोड़ा पढ़ लो, ऑर्गेनिक वगैरह अच्छे से तैयार कर लो तो नंबर तुम्हारे उसमें फिक्स है कि कहाँ से नंबर आने वाले हैं। और इसमें क्या है कि देखो NCERT बहुत अच्छे से कर लो, और कोई किताब हम नहीं कहेंगे, सजेस्ट करेंगे NCERT करो। हिंदी में तुम लोग को समझ में आता है, NCERT हिंदी में मिलती है, कौन कहानी, NCERT हिंदी में भी मिलती है, NCERT इंग्लिश में भी मिलती है। तो NCERT उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो NCERT एग्जाम्पलर आता है, फिंगर टिप्स जो आता है उसका यूज़ करो, और MCQ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ओल्ड जो PYQ के MCQ हैं उसको जो भी टॉपिक पढ़ो, जैसे हमने सेल पढ़ा, सेल जैसे ख़त्म होगा जिस दिन सेल, अच्छा सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं पता है ना तुम लोगों को, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। तो जैसे साइटोलॉजी हमारा ख़त्म हुआ तो हम क्या करेंगे, उस जितने भी MCQ हैं हम उसके MCQ मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। आप लोग को अगर यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि प्रिंट आउट करा के दे दें तो हम प्रिंट आउट दे देंगे, नहीं तो अगर आप लोग मोबाइल तो सब लोग चलाते होंगे तो PDF फॉर्म में हम आप लोग को भेज देंगे, तो आप ऐसे लगा लेना। तो कोई बुक्स वगैरह खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मटेरियल इंग्लिश में तो मेरे पास इतना है कि आप लोग को जो भी चीज़ का मटेरियल चाहिए आप ले लो, हमसे कोई इशू नहीं है।
तो मटेरियल आपके पास, मटेरियल की कमी नहीं पड़ेगी, किताबें, इंटरनेट का ज़माना है, बस आपको पढ़ना है। पढ़ाई करोगे एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा। कंपटीशन बहुत है, बच्चे बैठे हुए हैं 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और 10th पास होने के बाद से तैयारी में लग जाते हैं। कुछ तो आजकल तो स्टार्ट हो गया, 9 से ही पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। तो हमको कंपटीशन उनके साथ करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो क्या 4 घंटा पढ़ते हैं, हमको 4.5 घंटा 5 घंटा रेगुलर पढ़ना है। कंटिन्यूटी बनाओ, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए पढ़ाई। चाहे हमको शादी में जाना है तो भी उस दिन 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के जाएंगे। भैया की शादी है तो भी 2 घंटा हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शादी में। एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है। कंटिन्यूटी रहेगा, एग्ज़ाम निकलेगा। कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, 2 दिन 10 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 दिन हम पढ़ ही नहीं रहे, सो रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कंटिन्यूटी रहेगा, एग्ज़ाम निकलेगा। बहुत ऐसे ऐसे कमज़ोर बच्चों का एग्ज़ाम निकलते देखे हैं ना। किस ग्रुप में? अच्छा, अभी एक्चुअली मेरा पहला क्लास है, मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में। तो हाँ, कौन से सर बनाए? अरे हेमंत सर बनाए क्या? हेमंत सर, हाँ हेमंत, हाँ ठीक है, हेमंत सर से हम बात कर लेंगे, जो हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन लगेगा, सिस्टम सही हो जाएगा। अभी हम थोड़ा नया, नहीं पता है यहाँ का सिस्टम क्या चल रहा है। अगर फोटोकॉपी का ऑप्शन होगा तो फोटोकॉपी भी आप लोगों को दिला दी जाएगी, नहीं होगा तो PDF आपको उसमें शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है ये तो क्लियर हो गया ना हर तरफ से। कहीं कोई डाउट? राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में ATS तक पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला डिफरेंस देखते हैं हम लोग, सेंट्रियोल का। ठीक, बड़ा लिखने के चक्कर में चल ही नहीं रहा है ये वाला। जो सेंट्रियोल होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, और ये यूकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो सेल डिवीज़न में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हेल्प करते हैं। सेल डिवीज़न समझ रहे हो ना? एक सेल से 2 सेल बनने की जो क्रिया होती है उसको सेल डिवीज़न कहते हैं। कोई सेल होगी, एक सेल होगी, सेल डिवाइड करेगी। मियोसिस, माइटोसिस पढ़े होगे, अभी पढ़ेंगे आगे, नहीं पढ़े होगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल डिवीज़न का टाइप है। तो सेल डिवीज़न में हेल्प करने के लिए बहुत सारी तो आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ऐसे सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेल्स है जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रियोल जो होता है एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है? वैक्यूल्स एक खाली जगह, रिक्त स्थान होता है, रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में इसको, रिक्तिका बोलते हैं ना। तो हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा है, यहाँ पे भी बायो में भी पढ़ेंगे। तो वैक्यूल्स जो होते हैं उसको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। तो ये रिक्तिका जो होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, पर पाई जाती है ना, तो मुझे लगा कुछ रोक रहे हो। तो ये दोनों केस में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे जब प्लांट सेल और एनिमल सेल की, ठीक है, तो ये प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा सा वैक्यूल जो होता है उसकी साइज़ क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। और जो एनिमल सेल होता है उसमें जो साइज़ होती है वैक्यूल्स की वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो अगर देखोगे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का अगर लोकेशन पूछ ले तुमसे कि न्यूक्लियस पाई कहाँ जाती है, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। यहाँ पे यूकैरियोटिक केस में न्यूक्लियस पाई जाएगी। तो बीच में पाई जाएगी कहाँ, किस केस में? आपके एनिमल सेल के केस में। एनिमल सेल के केस में केंद्रक जो होता है एकदम मध्य में पाया जाता है सेल के। लेकिन अगर वहीं प्लांट सेल की बात की जाए तो वहाँ पे जो वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो रिक्तिका बड़ी होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो सेंटर में न पाके वो एकदम पेरीफेरी पे पाया जाता है। मतलब पेरीफेरी का मतलब एकदम जो आपका सेल का बॉर्डर होता है उसके पास पाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हो गए बेसिक। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कहीं भी कभी पूछेगा तो हम लोग कर लेंगे। अब दूसरा टाइप होता है सेल का एनिमल सेल और प्लांट सेल, वो पढ़ लेते हैं आज कम से कम, उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाएगा।
5 बजे तक का टाइमिंग है। कितना बज रहा है? 10 मिनट बहुत है जी, 10 मिनट बचा है। सेल को 2 पार्ट्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, कि सेल एनिमल में पाया जा रहा है या फिर प्लांट में पाया जा रहा है, उस बेसिस पे सेल को 2 भाग में बांटे, एक को बोले एनिमल सेल और दूसरे को बोले प्लांट सेल। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सेल वॉल का। सेल वॉल क्या होता है? एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं ना। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस देखेंगे वैक्यूल को। जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका पाई तो दोनों में जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है, पर एनिमल सेल के केस में ये छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट सेल के केस में क्या होती है? बड़ी होती है। वैक्यूल्स या रिक्तिका जो भी बोलो, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो होती है एनिमल सेल के केस में क्या होती है? स्मॉल होती है और प्लांट सेल के केस में क्या होती है? लार्ज होती है। इसका काम क्या होता है? इस रिक्तिका का या वैक्यूल का काम क्या होता है? हाँ, क्या करता है? जल का अवशोषण करता है, ठीक है। जो भी वैक्यूल्स होता है उसका काम फंक्शन ये होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्लांट के सेल के अंदर है जिसका सेल को ज़रूरत नहीं है वो इसके अंदर डाल देते हैं। एक तरह से कबाड़ा होता है, जब कबाड़ा घर होता है ना, हर घर में कबाड़ा घर होता है, डस्टबिन जिसको बोलते हैं डस्टबिन, तो वो एक तरह से वैक्यूल क्या है? डस्टबिन है सेल का। उसमें जो भी काम की चीज़ें नहीं होंगी उसमें हम लोग डाल देंगे। ये वैक्यूल्स कई टाइप के होते हैं, अलग अलग प्लांट में अलग अलग इसके मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर आप देखे होंगे कुछ प्लांट को जो तालाब में तैरते रहते हैं, वो तैरते इसी के वैक्यूल्स के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल का एक स्पेसिफिक टाइप पाया जाता है जिसको बोलते हैं गैस वैक्यूल। उसमें गैस भरा होता है और कुछ नहीं होता, गैस भरा। उस गैस की वजह से ही वो फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। तो हम लोग जब स्पेशलाइजेशन एक एक टाइप का देखेंगे तो उसके अंदर हर चीज़ को देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होता है और प्लांट सेल के अंदर लार्ज होता है, ठीक। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस दोनों केस में प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे एनिमल सेल में ये सेंटर पे पाया जाता है और यहाँ पे पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है या पेरीफेरी पे पाया जाता है। सेंटर का मतलब एकदम, जो ये न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक क्या है? एकदम जो सेल होगी सेल के एकदम सेंटर में पाई जाएगी। जैसे ये ऐसे सेल है तो न्यूक्लियस लगभग यहाँ पाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये सेल है, यहाँ पे वैक्यूल इस तरह का इतना बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगी छोटी सी ऐसे साइड में पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स छोटा सा होता है, इतना बड़ा होता नहीं, साइड में कहीं पड़ा रहता है, इधर ऊपर नीचे कहीं भी पाया जा सकता है। पर यहाँ पे देखो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है वो साइड में छोटा सा होता है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। और कोई डिफरेंस बताओ प्लांट सेल एनिमल सेल में? बताओ यार। अच्छा, क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? कुछ तो डिफरेंस होगा, तुम लोग अपने लाइफ ऑब्जर्व करे होगे। हम लोग खाना बना लेते हैं खुद से, मतलब वो कुकिंग वाला खाना नहीं, एक होता है ना प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा प्लांट में और जो एनिमल में नहीं होगा, उसका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है आपका? यहाँ पे एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका पाया जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस के लिए
क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनिमल सेल में तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल उसको क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर देता है और ग्रीन कलर जो होता है प्लांट के लीव्स वगैरह में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसलिए लीव्स में स्टार्टिंग में जब देखोगे पौधा छोटा है तो उसका तना भी ग्रीन होता है, उसमें भी इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, बेसिकली इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसको बोले यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हम चाहें तो मिटा दें, यहाँ पे हम लोग लिखें प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है एब्सेंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का है इसलिए उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरे टाइप के भी उसमें पाए जाते हैं। प्लास्टिक के कई टाइप होते हैं। एक होता है जैसे तुम क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब दूसरे अलग कलर, कुछ रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड के कई टाइप होते हैं। ये प्लास्टिड के उसके बेसिस पे किस तरह का उसमें प्रेजेंट है, जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट बोल दिए। अगर उसमें क्रोमोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट मतलब दूसरे कलर के तुम्हारे वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होगा? कोई नहीं कलर, क्या कहते हैं उसको, रंग रहित अगर है तो उसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इतना करके आओ, उसका कल हम लोग आगे करते हैं, थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। अभी तो हम लोग 9th-10th की चीज़ें पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक। अब 11वीं क्लास में अब आएंगे और थोड़ा सा नीट के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तो वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी एकदम 9th इतना बेसिक है, क्लियर होना चाहिए, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। क्या क्या चीज़? 1.5 घंटा हुआ नहीं है? अच्छा, कोई नहीं, 1.5 घंटा नहीं हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 बज गया ना, 5 अभी आके वो बंद करवा रहे हैं, क्या करें। बाकी पढ़ेंगे कल से, 1.5 घंटा पढ़ेंगे। 1.5 घंटा क्या, देखो टॉपिक के ऊपर है, टॉपिक अच्छा चलेगा 2 घंटा भी खींचेंगे। 1.5 घंटे से हमको कोई मतलब नहीं, हमको पढ़ाने से मतलब है। 1.5 घंटे का वीडियो बंद कर देंगे, आगे पढ़ाएंगे हम, कोई इशू नहीं है। बस आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉपिक जैसे जैसे चलेगा, अब यहाँ पे अब नया टॉपिक शुरू करेंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो फिर बीच में छोड़ना सही नहीं लगता है। ठीक है, तो पढ़ो, इतना करके आओ, बाकी कल देखा जाएगा। इसको बंद कर दो वीडियो।